14 फरवरी की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। जीवा कार्यक्रम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड ने हाल ही में एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा लॉन्च किया। किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम है। याद रखिएगा, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 5 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों को कवर करते हुए 11 राज्यों में नाबार्ड के वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। ऑप्शन जब आएगा तो आपको 11 राज्यों की जगह संपूर्ण राज्य दे देगा या 20 राज्य दे देगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इसका उद्देश्य कृषक समुदाय को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है। नाबार्ड के बारे में बात करें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में, तो यह एक सांविधिक निकाय है, विधि द्वारा निर्मित है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त या साख प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। आरबीआई के नियंत्रण में है, लेकिन कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 1979 में तत्कालिक योजना आयोग के सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया था। इसी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। याद रखिएगा, इसकी आरंभिक पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50:50 की थी। नाबार्ड की स्थापना से पहले आरबीआई भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय था। आईसीजीएस सक्षम, एक और गश्ती पोत जो स्वदेशी निर्मित है, इसको कमीशन किया गया और भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सौंपा 5वां पोत आईसीजीएस सक्षम कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के साथ तटरक्षक बल के साथ सेवा में सबसे उन्नत गश्ती पोत है। इसमें लगभग 70% की स्वदेशी सामग्री है, 30% बाहरी है। इसका वजन लगभग 2400 टन है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर, तीनों ही मध्य प्रदेश के ये जगह हैं, स्थान हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। तो होशंगाबाद का नगर का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम, बाबई का नाम माखन नगर होगा। प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर बाबई का नाम बदल दिया गया है। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया था। 2028 ओलंपिक में मुख्य खेलों में शामिल कौन कौन? सर्किंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो ओलंपिक 2018 में ये 3 सर्किंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए मुख्य खेलों में सर्किंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग होना चाहिए, सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने को मंजूरी दी है। ये तीनों खेल हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये जो पानी में खेला जा रहा है, जो पानी में सबसे किनारे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, यही इसी को सर्फिंग बोलते हैं। दूसरा वाला आप जो देख रहे हैं बीच में, ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। और तीसरा जो विभिन्न तरह की कलाकारियाँ की जाती है स्केटबोर्ड पे और दौड़ा जाता है, ये स्केटबोर्डिंग है। ठीक, तो इन तीनों खेलों को पहचान लीजिए, बहुत कम प्रचलित हैं। इन 3 ने टोक्यो ओलंपिक में अपना ओलंपिक पदार्पण किया। अभी टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल किया गया था। 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में इनको शामिल किया जाएगा, मुक्केबाजी अतिरिक्त सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 2028 में मुख्य खेलों की सूची में शामिल किया जाएगा। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन को संभावित रूप से ओलंपिक 2028 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण खबर है नहीं, इसमें चेंजेस होते रहेंगे। अभी सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगा एलसीए तेजस। तो जो हल्के लड़ाकू विमान हैं हमारे तेजस, ये सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना की एक 44 सदस्यीय टुकड़ी 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। एयर शो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो वैश्विक विमानन उद्योग को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
भारत ने किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो आसियान के साथ। तो भारत और आसियान देशों ने दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों के बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नामक एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना की प्रगति की निगरानी के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं कैबिनेट सचिव जो हैं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह इस पीएलआई योजना की प्रगति की निगरानी करेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं कौन। आरबीआई ने 6 महीने के लिए बैंकिंग कारोबार के संचालन के संबंध में इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। भारत सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कम से कम कितने वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को स्टोर करना अनिवार्य कर दिया है? तो 2 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कम से कम 2 वर्ष के लिए सामान्य नेटवर्क के साथ साथ इंटरनेट पर किए गए अंतर्राष्ट्रीय कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों के भंडारण के लिए अनिवार्य कर दिया है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। तो किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। तो किरण बेदी की पुस्तक है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी में कितने वृद्धि का अनुमान लगाया है? अच्छा प्रश्न है। 8 से 8.5% की वृद्धि का। रिकॉर्ड तोड़ 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने हाल ही में जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में शानदार वापसी करने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। किस टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप में अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता। भारत के उन्नति हुड्डा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए देश का प्रतिनिधित्व किया? बैडमिंटन। उन्नति हुड्डा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नास्कॉम के अनुसार पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड के लिए, ईएसजी फंड जिसको कहते हैं, प्रबंधन के तहत संपत्ति 2021 में कितनी दर्ज की गई थी? तो कुल 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आईटी उद्योग निकाय नैस्कॉम ने सूचित किया कि भारत में पर्यावरण, सामाजिक और शासन फंड के प्रबंधन के तहत संपत्ति वित्तीय वर्ष 2021 में वार्षिक आधार पर 2.5 गुना बढ़कर 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।